Good morning viewers, जय हिंद। माई सेल्फ पुनीत कुमार, लेक्चर इन एजुकेशन, डाइट हमीरपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर थर्ड एजुकेशन सोसाइटी एंड करिकुलम के यूनिट 2 सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था नेशनल इंटीग्रेशन। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि नेशनल इंटीग्रेशंस राष्ट्रीय एकता क्या होती है, उसकी मीनिंग्स और डेफिनेशंस हमने डिस्कस किए थे। कुछ हमने उसके ऑब्स्टेकल्स और मेरिट्स एंड डेमेरिट्स डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करेंगे इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता में ही कि रोल ऑफ एजुकेशन एंड टीचर्स इन नेशनल इंटीग्रेशंस, कि एजुकेशन और टीचर्स का क्या रोल रहता है राष्ट्रीय एकता के प्रति। और दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो रोल ऑफ एजुकेशन एंड टीचर्स इन नेशनल इंटीग्रेशन, शिक्षा तथा अध्यापक की राष्ट्रीय एकता में क्या भूमिका हमारे पास रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है कि शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन, चेंजेस इन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो शिक्षा के अनेक उद्देश्य जो हैं, बहुत सारे उद्देश्य हमारे पास शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। लेकिन आम तौर पर हम ये देखते हैं कि जो हमारी शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो होता है सिर्फ और सिर्फ परीक्षा को पास करना। कहने का मतलब है कि जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है वो परीक्षा प्रधान उद्देश्य है। इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य कैसा है, बच्चों के आचरण या उनकी भावनाओं का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो नेशनल इंटीग्रेशन जो राष्ट्रीय एकता है उसमें जो क्या भूमिका रहती है कि राष्ट्रीय एकता मजबूत कैसी होगी कि शिक्षा के उद्देश्य को जो है उसमें परिवर्तन लाना होगा। उसको परीक्षा प्रधान से उठाकर आपको ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे कि राष्ट्रीय एकता का विकास हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन, चेंजेस इन द करिकुलम ऑफ एजुकेशन। ये भी बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो शिक्षा, जैसे हमने उद्देश्य की बात की है उसी प्रकार जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी हमारे पास परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन किस टाइप का होना चाहिए, जो हमारे पास ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसा परिवर्तन किया जाए कि उसमें समाज सेवा, राष्ट्रीय सेवा को अनिवार्य किया जाए। जो राष्ट्रीय या जो जो हमारे पास त्यौहार होते हैं उनको सम्मिलित किया जाना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र जो हमारे पास 3 लैंग्वेज फार्मूला होता है उसको लागू किया जाना चाहिए। फिर प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम जो हमारे पास आते हैं उसमें लोकगीत होने चाहिए। देश के विभिन्न विभिन्न भागों की कहानियों को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो हमारे पास देश के भिन्न भिन्न भागों का भौगोलिक ज्ञान है, उनकी संस्कृतियों की जो झांकियाँ हैं वो प्रस्तुत करने की सामग्री हमारे पास उस पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। जो अगर हम माध्यमिक स्तर की बात करें तो पाठ्यक्रम में धार्मिक है, नैतिक शिक्षा है, सांस्कृतिक नैतिक महत्व की जो क्रियाएं हैं इनके ऊपर विशेष स्थान देना चाहिए। तो बोलने का मतलब ये है कि जो पाठ्यक्रम है शिक्षा का है उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। अगर पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा तो राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है शिक्षण विधियों में सुधार। जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है उनमें जो इम्प्रूवमेंट हमारे आपके पास है, इम्प्रूवमेंट इन द मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि जो शिक्षण की जो विधियां हैं वो उस हिसाब से चुननी चाहिए जिससे अध्यापक जो है वो सभी बच्चों को समान रूप से सहायता कर सके और सभी बच्चे अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार विकसित करने में समान अवसर मिल सके। तो बोलने का मतलब है कि जो टीचिंग्स जो मेथड्स हैं उनमें भी सुधार होना चाहिए। अगर उनमें सुधार होगा तो जो हमारे पास राष्ट्रीय एकता है उसका विकास होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पाठ्य पुस्तकों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन टेक्स्ट बुक्स। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पास कि जो पाठ्य पुस्तक है उनमें जो वो सुधार, उनमें संशोधन जो है वो एक राष्ट्रीय एकता लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभा सकता है। तो इसके लिए जो देश की विभिन्न जो सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, उनसे जो संबंधित विषय सामग्री का चुनाव किया जाना चाहिए। राष्ट्र के व्यापक हितों की दृष्टि में
विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए जो पाठ्य पुस्तक हैं, अलग अलग जो आपके पास विषय हैं, उनमें क्या सुझाव होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि टीचिंग ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, अगर हम भाषा की बात करें, विभिन्न भाषाओं का शिक्षण। तो विभिन्न भाषाओं का शिक्षण क्या है कि आपके पास अगर राष्ट्रीय एकता है, अगर देशवासियों में राष्ट्रीय एकता को अधिक से अधिक लाना है तो उसके लिए अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी पड़ेगी, सीखनी चाहिए। जितनी ज़्यादा भाषाएं सीखेंगे उतनी ही राष्ट्रीय एकता आपकी मजबूत होगी। सपोज़ करो कि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र की भाषा को जानता है, ठीक है, तो अगर वो किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उस भाषा से क्या होगा, उसको घृणा सी होती है, वो उसको भाषा समझ नहीं आती है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर वो साथ में पड़ोसी राज्य की भाषाएं हैं अगर हम सीख लेते हैं तो क्या होता है आपके पास, तो उसमें भाषाओं का आदान प्रदान होता है। तो कम से कम जो है वो आपके पास भाषा जो है, अगर वो भाषाओं का आदान प्रदान होगा, भाषाएं सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखेंगे तो राष्ट्रीय एकता में विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो कम से कम जो, जैसे मैंने अभी बात की थी 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात की थी, तो 3 भाषाएं जो है वो आपके पास जो सीखनी ही चाहिए। एक तो होती है आपकी मातृभाषा, दूसरी होती है आपकी राष्ट्रभाषा और तीसरी होती है आपकी अंग्रेजी। अगर आपके पास किसी प्रांत की राष्ट्रीय भाषा और मातृभाषा एक जैसी है तो उसको पड़ोसी राज्य की भाषा सीखनी चाहिए। तो इस बोलने का मतलब ये है कि अगर भाषाएं ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम भाषाएं सीखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है वो अपनी विचारों का आदान प्रदान होगा। हमारे विचारों का आदान प्रदान होगा तो हमारी जो राष्ट्रीय एकता है वो उसमें विकास में एक बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसी के अंतर्गत जो है हम पाठ्य पुस्तक की बात कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण, जो टीचिंग जो है सोशल साइंस की टीचिंग की बात कर लेते हैं। तो सोशल साइंस में आपके पास क्या आता है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गए। तो इनकी जो विषयों की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे अगर हम आज जो है वो किसी इतिहास की पुस्तक को उठा के देखते हैं तो उसमें ज़्यादा के ज़्यादा आप देखते हैं कि मोर देन या अप्रॉक्सीमेटली 80% जो है वो भाग जो है इतिहास का वो युद्धों से भरा हुआ है। उसमें आपके पास ये दिखाया गया है कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संघर्ष रहा है, धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों के साथ द्वेष रहा है। तो यही जो है वो इतिहास में बताया गया है। अगर आप देखा जाए तो नादिर शाह हो गए, अहमद शाह हो गए, अब्दाली, मोहम्मद गजनबी जैसे शासकों से इसका जो इतिहास के पन्ने जो है वो लिखे पड़े हुए हैं। जबकि जो हमें बताते हैं, अगर हम इतिहास को देखा जाए तो उसमें ये बताते हैं कि देश को युद्ध की आग में झोंक दिया था। अगर इतिहास में अगर हम इस युद्धों को छोड़ दिया जाए, जो ये युद्ध हुए थे, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो इतिहास में हम जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, अशोक, अकबर, महात्मा गांधी, गुरु नानक देव, कबीर, अगर इन आदि महापुरुषों के इतिहास के पन्ने ज़्यादा से ज़्यादा हम लिखें तो उस समय क्या होता है कि इन जो जितने भी ये महापुरुष हैं उन्होंने राष्ट्रीय एकता और मानव भाईचारे के लिए बहुत काम किया है। अगर हम इतिहास में इनकी गाथाओं को, इनके इतिहास को जोड़ा जाए तो वो भी आपके पास एक राष्ट्रीय एकता का विकास करने में आपके पास बहुत ही रोल अदा करेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भूगोल के बाद हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं। पहले हमने इतिहास की बात की थी, अगर हम ज्योग्राफी भूगोल की बात करते हैं तो जो भूगोल है, भूगोल हमारे पास देखा जाता है तो प्राय 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा होता है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब भौतिक भूगोल में क्या होता है कि ये किसी क्षेत्र की स्थितियों के बारे में वर्णन होता है इसमें, और मानव भूगोल में हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार भूगोल मानव जीवन को प्रभावित करता है। भूगोल जो है हमें ये बताता है कि किसी एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र पर निर्भर हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं पंजाब और हरियाणा की,
तो पंजाब और हरियाणा खाद्य मामले में सारे देश के लिए अगर ये ना होते तो अकाल पड़ जाता। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं दूसरे आपके पास हैं उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ से खनिज पदार्थ हमारे पास मिलते हैं। अगर ये नहीं होते तो खनिज पदार्थों का अभाव हो जाता। अगर खनिज पदार्थों का अभाव होता तो जो औद्योगिक क्रांति हमारे पास आई हुई है वो औद्योगिक क्रांति हमारे पास नहीं होती। तो ये हमारे पास है भूगोल। फिर नेक्स्ट नागरिक शास्त्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो नागरिक शास्त्र जो होता है वो विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के प्रति वांछित दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए। तो हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कला, साहित्य, संगीत, इसका क्या महत्व रहता है। ये भी हमारे पास एक विषय है, इम्पोर्टेंस टू गिवन टू आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूज़िक। तो अगर हम राष्ट्रीय भावना के विकास की बात करें तो ये जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, कला हो गया, साहित्य हो गया, संगीत हो गया, ये भी बहुत ही भूमिका अदा करते हैं। जैसे कला के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, बहुत ही अच्छी पंक्ति कही थी, उन्होंने कहा था किसी भी बड़े नगर की आर्ट गैलरियाँ और संग्रहालय खिड़कियों के समान होते हैं जहाँ से जीवन के व्यापक, समृद्ध एवं गंभीर तत्वों को देखा जा सकता है। अगर हम साहित्य की बात करें, अगर जो साहित्य जो है उसका जो अध्ययन भी है राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही आवश्यक है। कोई भी वास्तविक साहित्य किसी एक क्षेत्र या धर्म के लोगों के लिए नहीं होता है, बल्कि यह तो संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है। जैसे अगर हम साहित्य की बात करें, टैगोर का साहित्य ले लें, शेक्सपियर का ले लें, या महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त आदि, इन्होंने जो भी साहित्य रचा है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक राज्य के लिए नहीं है, एक प्रांत के लिए नहीं है, किसी एक कंट्री के लिए नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा जितनी भी सारी मानव जाति के लिए हमारे पास ये साहित्य है। तो बोलने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की साहित्य में रुचि है, उसकी विचारधारा कभी भी संकुचित नहीं हो सकती है। इसी प्रकार अगर हम संगीत जो है वो हृदय को जोड़ने की क्षमता रखता है। तो कहने का भाव ये है कि जो कला है, साहित्य है, संगीत है, इनका जो महत्व है वो हमारे पास राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही योगदान हमारे पास रहता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गणित और विज्ञान सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स एंड साइंस। जो गणित और विज्ञान जो है हमारे पास, ये भी राष्ट्रीय एकता लाने में बहुत ही योगदान दे सकते हैं। और सभी विषयों में गणित सबसे अच्छा विषय माना गया है। मैथमेटिक्स इज़ द मोस्ट एग्जैक्ट आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। यानी कि आर्थिक समस्याओं में वाद विवाद हो सकता है, जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में, इसी प्रकार राजनीतिक समस्याओं के बारे में वाद हो सकता है। लेकिन मैथ्स जो गणित है उसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं हो सकता। अगर 2 और 2+2 ये 4 ही रहते हैं, 2+2 सबके लिए 4 ही रहते हैं, इसमें कोई वाद विवाद की बात नहीं है कि नहीं जी हाँ इसके ऊपर हम कंपटीशन रखते हैं जी 2 और +2 4 नहीं होता है, चलो कोई हम डिबेट रखते हैं। तो बोलने का मतलब है कि गणित जो है वो सबसे ठीक होता है, इसमें कोई वाद विवाद की बात नहीं आती है। इसी प्रकार अगर हम साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो जो साइंस सब्जेक्ट है, जो विज्ञान है, इसका जो अध्ययन है वो भी आपके पास राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। क्योंकि जितने भी हमारे पास आविष्कार हुए हैं जो विज्ञान की ही देन है, जो आविष्कार हुए हैं वो किसी एक प्रांत के लिए नहीं हुए हैं, किसी धर्म या जाति या देश के लिए नहीं हुए हैं, बल्कि समस्त मानव जाति ने इसका लाभ उठाया है। फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास साइंस ने योगदान हुआ है, जैसे हम बात करते हैं एक्सरेज की बात करते हैं, कंप्यूटर, साइंस के जो भी आविष्कार हुए हैं, जैसे एक्सरेज हो गया, कंप्यूटर, टेलीविज़न, वायुयान आदि, जितने भी आविष्कार वैज्ञानिकों ने किए हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक कंट्री के लिए नहीं हुए हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति इसका लाभ उठा रही है। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए पाठ्यक्रम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी पुनर्व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लेते हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके पास होती हैं, पाठ्य सहायक क्रियाओं की भूमिका, रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें भी आपके पास राष्ट्रीय या भावात्मक विकास के लिए जो भी को करिकुलर एक्टिविटियों का आयोजन किया जाता है उनमें कुछ एक मैं आप डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है
राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण दिवस मनाना, यानी कि टू सेलिब्रेट सम इम्पोर्टेंट डेज फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। स्कूलों में राष्ट्रीय दृष्टि के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको मनाना चाहिए। जैसे आपके पास आ गया 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस हो गया, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हो गया, शहीद दिवस हो गया, अध्यापक दिवस हो गया, बाल दिवस, जितने भी हैं वो ये आपके पास हैं, बड़ी धूमधाम से मनाने चाहिए। अध्यापक और अतिथि इन अवसरों पर विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्वाधीनता का अर्थ तथा महत्व बता सकते हैं और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए वो अपनी जान न्यौछावर कर दें। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर और करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारे पास आता है टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ग्रेट मैन ऑफ द कंट्रीज़, देश के महापुरुषों के जन्मदिन मनाना। हमारे देश में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने जन्म लिया है और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनके जो जन्मदिन होते हैं वो बड़ी शान शौकत से मनाने जाने चाहिए। स्कूल के जो भी मुख्य अध्यापक होते हैं, अध्यापकगण होते हैं, अतिथि होते हैं, छात्रों को इन महापुरुषों के प्रेरित जीवन प्रसंग सुनाएं ताकि विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिल सके और वो संकल्प करें कि वो इन महापुरुषों का अनुसरण करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने आज़ादी का योगदान दिया है उसी प्रकार से राष्ट्रीय एकता को विकास करने में वो भी पूर्ण योगदान करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है विभिन्न धार्मिक उत्सव मनाना, टू सेलिब्रेट वेरियस रिलीजियस फेस्टिवल्स। अब जो जैसे हम बात करते हैं भारत में जो भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इन सभी धर्मों के लोगों के त्यौहार भी अलग अलग हैं। जैसे दिवाली हो गई, ईद है, गुरु पर्व है, क्रिसमस है। तो राष्ट्रीय एकता के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि जो विभिन्न धार्मिक त्यौहार हैं वो स्कूल में मिलकर मनाने चाहिए। अगर आपके पास दिवाली है तो दिवाली को मिलकर मनाओ, ईद है तो ईद को भी मनाओ, गुरुपर्व को भी मनाओ, क्रिसमस को भी मनाओ। ये नहीं ध्यान रखना है कि हमारे धर्म का त्यौहार नहीं है, ये मुस्लिम धर्म का त्यौहार है, या ये सिख धर्म का त्यौहार है, या ईसाई धर्म का त्यौहार है। जब हम सभी त्योहारों को मिल के एक साथ मनाएंगे तो वो भी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। फिर हम बात करते हैं सांस्कृतिक उत्सव करना, टू सेलिब्रेट कल्चर फेस्टिवल। तो हमारे पास विभिन्न जातियों की सांस्कृतिक जीवन तथा लोक जीवन को प्रकट करने के लिए सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन स्कूल को करना चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं जितने भी एमिनेंट पर्सन्स होते हैं उनके ऊपर स्पीचेस, भाषण, विख्यात व्यक्तियों पे भाषण करवाना। समय समय पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा छात्रों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के कुछ रोचक प्रसंग सुनाते रहना चाहिए। तो वो क्या होता है, उससे जो है वो बच्चों के प्रति राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, टू ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम्स। शैक्षिक यात्राएं, एजुकेशनल टूर्स होने चाहिए। तो एजुकेशन टूर से क्या होता है कि विचारों का आदान प्रदान होता है, भावनाओं का आदान प्रदान होता है। विभिन्न राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को छोड़कर छात्रों से निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रेम की भावना का विकास होगा। फिर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सामान्य समान व्यवहार, कॉमन जनरल बिहेवियर। तो हम बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, अन्य किसी प्रकार के वर्ग भेद को समाप्त किया जाना चाहिए। बोलने का मतलब है कि कॉमन जनरल बिहेवियर होना चाहिए, सामान्य व्यवहार होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना है कि कौन इंसान किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है। और जो विद्यालयों में अध्यापक आदि का जो चुनाव होता है, ये बच्चों की जो प्रवेश की योग्यता होती है, ठीक है, वो प्रवेश जो है वो योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर होना चाहिए या धर्म के आधार पर होना चाहिए। छात्रवृत्तियाँ आपके पास दी जाती हैं तो छात्रवृत्तियाँ भी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। तो जब ये चीज़ें होंगी तो ये सब का सब जो है हमारे पास जो नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकता में, उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अंतर प्रांतीय प्रदर्शनियाँ। अब जो विद्यालय होते हैं आपके पास, वहाँ अंतर प्रांतीय स्तर की जो प्रदर्शनियाँ लगाने का आयोजन करना चाहिए।
इन प्रदर्शनियों में क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के अवसर पर लगाई जाए और एक बार में ही अनेक विद्यालयों के बच्चों को उन्हें देखने का अवसर मिलेगा। तो ये प्रदर्शनियाँ होती हैं, अंतर्राज्यीय प्रदर्शनियाँ हैं जो अलग अलग राज्यों से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उससे क्या होता है, उनकी कल्चर का पता लगता है, व्यवहार का पता लगता है, विचारों का पता लगता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडियो और टेलीविज़न का प्रयोग, यूजेस ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न। तो रेडियो और टेलीविज़न पे इस प्रकार से कार्यक्रम जो प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे कि राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए सहायक होते हैं। कोई प्रोग्राम आप रेडियो में दिखा रहे हैं, आप टीवी में दिखा रहे हैं, तो बच्चे जब ये प्रोग्राम देखते हैं तो ऐसे होने चाहिए कि उनको देखने से बच्चों के मन में राष्ट्रीय एकता का विकास हो, उनके मन में राष्ट्रीय एकता आए, राष्ट्र के लिए प्रेम हो। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्र की विभिन्नताओं का आदर, रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। तो जो विभिन्नताएं हैं मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अनेकता में एकता। ये हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, जाति है, धर्म है, संस्कृति है, लैंग्वेज है, तो उनके अपने अपने धर्म के अपने अपने त्यौहार हैं, अलग अलग त्यौहार हैं। तो ये विभिन्नताएं जो हैं इनका आदर होना चाहिए, एक दूसरे की विभिन्नताओं का आदर करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम को मिल के, जो हिंदुओं के त्यौहार हैं, मुस्लिम के त्यौहार हैं, मिल के सेलिब्रेट करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशंस। क्यों इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय एकता? टू मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता बनाए रखने के लिए। फिर वही बात आ रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, विविधता में एकता। हमारा जो देश है विविधता है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, तो उनमें एकता बनाए रखने के लिए जो है आपके पास नेशनल इंटीग्रेशन जो है, राष्ट्रीय एकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में पंडित नेहरू जी ने कुछ पंक्तियाँ कही थी, वो थी, हमें प्रांतीयता, सांप्रदायिकता तथा जातीयता की संकीर्णता से ऊपर उठकर भारतीय नागरिकों के बीच भावात्मक एकता की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम अपनी विभिन्नताओं को रखते हुए भी एक सुदृढ़ एवं सबल भारतीय राष्ट्र का निर्माण कर सके। नेक्स्ट आता है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। अगर हम बात करें आज़ादी के बाद की बात करें, हम आज़ादी से पहले तो गुलाम था, आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद भी सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा की है। वर्षों तक अंग्रेज़ों के अधीन रहने के बाद भी स्वतंत्रता प्राप्त की, परंतु इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बाहर तथा भीतर की विघटनकारी शक्तियों का खतरा बना हुआ है। हमारे देश में जो अलगवादी शक्तियां हैं सर उठा रही हैं, तथा इस प्रकार की अलगवादी प्रवृत्तियों के कारण देश के भीतर झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं और इसका लाभ उठाकर कोई भी विदेशी शत्रु हमारे देश में आक्रमण कर सकता है। इतिहास से यही पता चलता है कि जब भी हम भारतीय आपस में लड़े, इसका लाभ विदेशियों को मिला है। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति सबको पता ही है जो अंग्रेज़ों ने चलाई थी। कई वर्षों तक इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने भारत पे राज किया। तो हमें अपनी मतभेदों को भुलाकर एक हुए, उन्हें बाहर छोड़कर जाना पड़ा। तो हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है फिर खतरे में है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी नेशनल इंटीग्रेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है
प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए, टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि प्रजातंत्र की सफलता जो है वो ऐसे नागरिकों पर डिपेंड करती है जिसमें मातृत्व हो, समानता, न्याय जैसे मूल्यों का विश्वास रखते हैं और दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हैं तथा प्रेम, सहिष्णुता, सहयोग तथा सहानुभूति जैसी भावनाओं से युक्त हैं। ये सब राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास के लिए, फॉर नेशनल डेवलपमेंट। जो अगर आपके ने राष्ट्र का विकास करना है तो उसके लिए जितने भी जाति, धर्म, भाषा के आधार में जो आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उनसे दूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय विकास के लिए जो नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकता है, उसका होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर डेवलपिंग ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्यों के विकास के लिए। अगर हम बात करें भारत में ही नहीं बल्कि संसार में मानवीय मूल्यों का विकास की आवश्यकता महसूस की जा सकती है, क्योंकि जो मानवीय मूल्य हैं निरंतर उनका पतन हो रहा है। संकीर्ण स्वार्थों के डूबे भारतीय आपसी सद्भाव की भुलाकर लड़ झगड़ रहे हैं। जो भारत विश्व बंधुता का संदेश देता था, आज वहीं के लोग मानवीय भावनाओं से शून्य होते जा रहे हैं। तो इन मूल्यों को पुनः स्थापना करने के लिए, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, इनका विकास करने के लिए राष्ट्रीय और भावात्मक एकता का होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शांतिपूर्ण वातावरण के लिए, फॉर पीसफुल एनवायरनमेंट। अगर हमें एनवायरनमेंट, जो हमारा वातावरण है, वो शांत चाहिए तो उसके लिए भी राष्ट्रीय एकता का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम देश में शांति का वातावरण स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की आवश्यकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक राष्ट्रीय एकता के ऊपर। तो राष्ट्रीय एकता के ऊपर हमने डिस्कस किया है, आज के दिन हमने डिस्कस किया है कि रोल क्या है, एजुकेशन का रोल क्या है, अध्यापक का रोल क्या है, और दूसरा हमने डिस्कस किया है इसकी जो नीड है और इम्पोर्टेंस है राष्ट्रीय एकता की क्यों है, नेशनल इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत क्यों है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।